बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अदना से अदना चीज़ भी अल्लाह से मांगो, जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब फ़र्ज़ करो ये एक मेटल है और इसके ऊपर हम लाइट फ़ॉल करते हैं। जब मेटल के ऊपर लाइट फ़ॉल करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इस फिनोमिना को हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। जब हम मेटल को सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट के सामने रखते हैं तो उस पर जब लाइट टकराती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये फिनोमिना फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोटो सेल की। फ़ोटो सेल एक ग्लास बल्ब होता है जिसमें से हम सारी हवा निकाल देते हैं। इसमें एक कनकेव शेप में इस तरह का कैथोड होता है और एक रॉड की शेप में इस तरह का एनोड होता है। अब लाइट फॉल करते हैं हम कैथोड पे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ये फिनोमिना फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। एनोड इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह इसमें से एक करंट फ्लो करेगा और इस करंट को हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे। तो फ़ोटो सेल एक ग्लास बल्ब होता है जिसमें हवा निकाल देते हैं, यानी वैक्यूएटेड ग्लास बल्ब होता है। कनकेव शेप में कैथोड होता है और रॉड की शेप में एनोड होता है। अब कैथोड किस मेटल का होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी लाइट से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाना चाह रहे हैं। अगर हम इंफ्रारेड लाइट से इलेक्ट्रॉन इमिट करवाना चाह रहे हैं तो हमारा कैथोड होना चाहिए सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर। और अगर हम विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन इमिट करवाना चाह रहे हैं तो हमारा कैथोड सोडियम या पोटाशियम का होना चाहिए। और अगर हम अल्ट्रावायलेट से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाना चाह रहे हैं तो हम कोई भी अदर कैथोड इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर मेटल का। अब ये हमारे पास फ़ोटो सेल है और ये वाला जो सर्किट है ये पोटेंशियल डिवाइडर है। इसकी मदद से हम पोटेंशियल को कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फ़ोटो सेल के एनोड और कैथोड को पोटेंशियल डिवाइडर से जोड़ दिया। करंट मेजर करने के लिए सीरीज़ में एमीटर लगा दिया और वोल्टेज मेजर करने के लिए पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दिया। अब हम लाइट फॉल करेंगे कैथोड पे, उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, एनोड उनको अट्रैक्ट करेगा और इस तरह करंट फ्लो करेगा। अगर हम एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव कर दें तो ये जो एनोड है ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जो तो स्लो होंगे वो तो रुक जाएंगे और जो फास्ट होंगे वो फिर भी एनोड तक पहुंच जाएंगे। अगर हम ये पोटेंशियल और बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे हैं उनकी तादाद और कम हो जाएगी। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे सब इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे और उस पोटेंशियल को हम नाम देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल है एनोड पे जहाँ पर फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाता है, यानी सब फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वी नॉट से। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम दो तरह से जिक्र कर सकते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड या पॉजिटिव पोटेंशियल एट कैथोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स ज़ीरो। अब इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया वो बराबर है ई वी नॉट के, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर हमने मैक्सिमम एनर्जी का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, याद रखो जब भी मेटल के ऊपर हम लाइट फॉल करते हैं तो सब इलेक्ट्रॉन बराबर एनर्जी से एमिट नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज विद अपर लिमिट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कुछ इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से, आउटर सरफेस से निकल रहे हैं वो तो मैक्सिमम एनर्जी से निकलते हैं, लेकिन कुछ जो इनर सरफेस से निकलेंगे रास्ते में एटम के साथ वो कोलिजन कर करके फिर बाहर आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी।
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन रुक गए हैं तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो गए हैं। अब हम फोटो सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। पहले हम इंटेंसिटी को वेरी करके देखेंगे, फिर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करके देखेंगे और फिर हम इनसे कंक्लूजन ड्रा करेंगे। और ये हम देखेंगे कि क्लासिकल फिज़िक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फ़ेल हो गई और इसको एक्सप्लेन किया क्वांटम थ्योरी ने कैसे, ये हम अभी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी को वेरी करके देखते हैं। याद रखो जो इंटेंसिटी होती है वो एयर के अंदर इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इंटेंसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है बल्ब और कैथोड के दरमियान। अगर हम बल्ब और कैथोड में डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर हम डिस्टेंस डबल कर देंगे तो इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगी और अगर डिस्टेंस हाफ कर देंगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर हमने इंटेंसिटी को चेंज करना है तो हमने कैथोड और बल्ब के दरमियान डिस्टेंस को चेंज करना है। तो जब हम कैथोड और बल्ब में डिस्टेंस चेंज करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी। तो पहले हम फ़र्ज़ करो बल्ब को दूर रखते हैं कैथोड से तो इंटेंसिटी कम है और हम वोल्टेज और करंट में ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा। जब वोल्टेज पॉजिटिव था एनोड का तो आप देखो वोल्टेज बढ़ने से करंट ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। इसका मतलब ये करंट इस वोल्टेज की वजह से नहीं है बल्कि इस लाइट की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे हमने वोल्टेज रिवर्स किया, एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव किया, आप देखो करंट कम होना शुरू हो गया क्योंकि जो स्लो इलेक्ट्रॉन थे वो रुक गए और मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद पहले से कम हो गई। तो जैसे हम वोल्टेज नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे तो करंट कम होता जाएगा और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे सब इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे और करंट ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम बल्ब को कैथोड के करीब ले आएंगे। अब इंटेंसिटी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। जब हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया हमने देखा करंट भी ज़्यादा हो गया। अब एमीटर की रीडिंग पहले से ज़्यादा है, लेकिन जब वोल्टेज रिवर्स करते हैं तो करंट कम होना शुरू हो जाता है और उसी पोटेंशियल पे करंट दोबारा ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से हमने नतीजा अखज़ किया कि जो करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी बढ़ने से करंट भी बढ़ता है और अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी? बल्ब के डिस्टेंस को कम किया जाए या आप कह सकते हैं ब्राइटनेस को बढ़ाया जाए। तो अगर ब्राइटनेस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, या अगर बल्ब का डिस्टेंस कम करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। और यहाँ पर आप देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है लो इंटेंसिटी पे भी वही है, हाई इंटेंसिटी पे भी वही है। इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हुई। तो यहाँ से हम नतीजा अखज़ करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने से, इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करने से, या बल्ब का डिस्टेंस कम या ज़्यादा करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई असर नहीं होगा। इस ड्यूरेशन में हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब हमने लाइट के कलर को चेंज नहीं किया। आप देखो ये मैंने दोनों ग्राफ ब्लू कलर से बनाए हैं, यानी आप इसको ऐसे समझ लें कि ये भी ब्लू लाइट है और ये भी ब्लू लाइट है और दोनों में कलर सेम है, तो इसका मतलब दोनों में फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब हम फ्रीक्वेंसी वेरी करके देखते हैं कि क्या होता है। अब हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कैथोड और ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये कैथोड है, इनमें जो डिस्टेंस है वो फिक्स रखेंगे। अब इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे बल्कि लाइट के कलर को चेंज करेंगे। याद रखो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है वो डिपेंड करती है कलर ऑफ लाइट पे। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है तो एक्चुअली हम लाइट के कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये मैंने दो डिफरेंट कलर के ग्राफ बनाए हैं। एक रेड कलर का ग्राफ है, रेड कलर मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, और एक ब्लू कलर का ग्राफ मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है।
तो आपने देखा कि जब रेड कलर वाली लाइट इस्तेमाल की तो करंट इसके बराबर है, और जब ब्लू कलर वाली लाइट इस्तेमाल की तब भी करंट उसके बराबर है। यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट पे कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ से नतीजा अखज़ किया हमने, करंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो करंट है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। इसी तरह जब हमने वोल्टेज रिवर्स किया तो आपने देखा जो रेड कलर वाली लाइट है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, और जो ब्लू कलर वाली लाइट है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले से ज़्यादा हो गया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ से हमने नतीजा अखज़ किया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हैं। अब थर्ड फिनोमेना हम डिस्कस करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू से बिलो कर दें और इंटेंसिटी बेशक जितनी मर्जी ज़्यादा कर दें, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते। मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद रखो सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ द मेटल पे। अगर हम मेटल की नेचर चेंज कर दें तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और अगर हम मेटल को चेंज नहीं करते, इंटेंसिटी को कम कर दें, ज़्यादा कर दें, तो इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं होगा। अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ ड्रा करें तो ये ग्राफ एक सीधी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, और इस फ्रीक्वेंसी पे आप नोट करो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से बिलो बात करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी से बिलो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं हो सकते। तो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। इससे अबव भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, लेकिन इससे बिलो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे। याद रखो ये ग्राफ जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्सेस को टच करेगा वो होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये जहाँ पे एनर्जी एक्सेस को टच करेगा वो होगी वर्क फंक्शन। अभी हम वर्क फंक्शन का जिक्र करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा याद रखो ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा वर्क फंक्शन। और इस ग्राफ की जो स्लोप है याद रखो वो बराबर होगी प्लांक्स कांस्टेंट के। अगर हम मेटल बदल देते हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, वर्क फंक्शन भी बदल जाएगा, लेकिन ग्राफ की स्लोप वो पहले वाली रहेगी प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर। तो ये जो नया ग्राफ होगा वो इस ग्राफ के पहले वाले ग्राफ के पैरेलल ही रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सारे फिनोमिना क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन करने में कैसे फेल हो गई। क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक जो इंटेंसिटी होती है उससे मुराद एनर्जी पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इसका मतलब लाइट की एनर्जी बढ़ गई है। तो फिर और जो इंटेंसिटी है या एनर्जी है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। तो क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। तो अब हम पहले ग्राफ में देखते हैं कि क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन करने में कैसे फेल हुई। इस ग्राफ में हमने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है लाइट की एनर्जी बढ़ गई। तो क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए और उनको स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। इस केस में हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया था और क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इसमें इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। तो क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। अगर लाइट की एनर्जी जो आ रही है वो कांस्टेंट है
तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो फिर उनको रोकने वाला पोटेंशियल भी, रोकने के लिए पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पहले से ज़्यादा हो गया। ये बात फिर कंट्राडिक्शन आ रही थी क्लासिकल फिजिक्स का। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी चाहिए, और हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड या कैन बी एमिटेड एट एनी फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि सर्टन फ्रीक्वेंसी से बिलो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक एक और कंट्राडिक्शन आ रही थी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन को एमिट होने में, कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होने में थोड़ा टाइम डिले आ सकता है अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हो। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है यानी एनर्जी थोड़ी थोड़ी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जमा करने में थोड़ा टाइम लगेगा और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा साइमल्टेनियसली निकलते हैं, कोई टाइम डिले नहीं आता। तो समरी के तौर पे अगर मैं बात करूं कि क्लासिकल फिज़िक्स कैसे फेल हुई, तो यहाँ पे क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक इंटेंसिटी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बढ़ गया। क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे। और क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के एमिट होने में टाइम डिले आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा साइमल्टेनियसली एमिट हो रहे हैं, कोई टाइम डिले नहीं आ रहा। अब हम क्वांटम थ्योरी का जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की। तो वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit the electrons from the surface of metal is called work function। अगर ये मेटल्स है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको हम वर्क फंक्शन का नाम देते हैं। और याद रखो ये सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल पे। अब क्वांटम थ्योरी के मुताबिक, क्वांटम थ्योरी आइंस्टाइन ने प्लांक्स के नज़रिए को इस्तेमाल करते हुए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल किया। तो आइंस्टाइन के मुताबिक ये जो लाइट आ रही है ये फोटोन की शक्ल में आ रही है और इसकी एनर्जी hf के बराबर है। ये जब फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो जाती है। कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करने में यूज़ हो जाती है, दैट इज़ फाई, और जो बाकी एनर्जी बचती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है और उसी एनर्जी से वो फिर एटम से बाहर मूव करता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही बेसिकली इक्वेशन है। फोटोन जितनी एनर्जी लाया है वो कुछ एमिट करने में यूज़ हो गई है और जो बाकी बची है वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन गई है। तो आपको इनमें से कोई दो एनर्जीज का पता हो तो हम तीसरी को फाइंड कर सकते हैं। आपको ये पता हो कि फोटोन कितनी एनर्जी लाया है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो कितनी एनर्जी उसको एमिट करने के लिए रिक्वायर्ड है फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि फोटोन कितनी एनर्जी लेके आया है और निकालने के लिए कम से कम कितनी चाहिए, तो आप पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एटसेट्रा। और आइंस्टाइन के मुताबिक जो लाइट की इंटेंसिटी है उससे मुराद है नंबर ऑफ फोटॉन्स। जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं यानी बल्ब को करीब या दूर करते हैं तो असल में नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होते हैं। अगर हम बल्ब को कैथोड के करीब कर देंगे तो कैथोड पे ज़्यादा फोटॉन्स हिट करेंगे और अगर हम बल्ब को दूर कर देंगे तो कैथोड पे कम नंबर ऑफ फोटॉन्स हिट करेंगे। अब ये दो बातों की मदद से हम ये सारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अब इसको डिस्कस करते हैं। इस केस में हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया था। आइंस्टाइन के मुताबिक इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ गए। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, ज़्यादा फोटॉन्स होंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा इंटेंसिटी बढ़ी, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़े तो फिर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए और करंट बढ़ गया।
और इधर हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, तो हर फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट है। अगर फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन भी कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। तो हमने देखा कि जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहा। तो इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ा है क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हुए क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब हम इस रिलेशन फ्रीक्वेंसी वेरिएशन वाले ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं क्वांटम थ्योरी के मुताबिक। इसमें हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कांस्टेंट है, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट रहेंगे, तो फिर करंट भी कांस्टेंट रहेगा। इस केस में हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो कांस्टेंट है। अगर फोटोन ज़्यादा एनर्जी लेके आएगा तो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी, तो फिर उनको रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, और यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। अगर हम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के इक्वल कर दें, एफ नॉट के इक्वल कर दें, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 है, तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो फिर हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी एच एफ नॉट बराबर फाई, या फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट। तो यहाँ से अगर आपको वर्क फंक्शन मालूम हो तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मालूम हो तो आप वर्क फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन दोनों डिपेंड करते हैं सिर्फ नेचर ऑफ द मेटल पे। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से कम है, तो फिर जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो यानी फोटोन के पास एनर्जी जितनी इमिट करने के लिए चाहिए उससे कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट नहीं होगा। और यही चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो फिर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें तो आप देखें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है और फ्रीक्वेंसी की पावर भी 1 है, तो दोनों का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। और क्योंकि ये एक कांस्टेंट फैक्टर ऐड हो रहा है तो ये ग्राफ ओरिजिन में से पास नहीं करेगा, और यहाँ पर हमने देखा कि ऐसा ही हो रहा है। इसमें ये जो एक्स इंटरसेप्ट है या फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये जो वाई इंटरसेप्ट है या एनर्जी इंटरसेप्ट है ये वर्क फंक्शन के बराबर है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कोरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसको हम कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। तो फिर ये फार्मूला वर्क फंक्शन का बना एच सी ओवर लैम्डा सी। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इसी तरह कट ऑफ वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से बिलो हो तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, और अगर वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा हो तो भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। आप इस एनर्जी को वेवलेंथ की मदद से फाइंड करने का एक शॉर्टकट फार्मूला भी याद रखें, 1240 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर लैम्डा। तो अगर आपको ये आप हर फोटोन की एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लैम्डा मालूम हो तो आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करके वर्क फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको वर्क फंक्शन मालूम हो तो आप यहाँ पे वर्क फंक्शन पुट करके आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो आपने फार्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी का एच सी ओवर लैम्डा, यहाँ भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फोटोन की एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्क फंक्शन के लिए भी आप ये वाला रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने में कोई भी टाइम डिले नहीं आएगा, और अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो बेशक जितनी मर्जी इंटेंसिटी को बढ़ा दें या कम कर दें इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। अब हम सब क्वांटिटीज़ की ज़रा डिपेंडेंस की समरी बनाते हैं।
जो करंट है वो सिर्फ डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, और इंटेंसिटी पे डिपेंड करने का मतलब लाइट की ब्राइटनेस पे भी डिपेंड कर रहा है और बल्ब के कैथोड से डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ और वर्क फंक्शन याद रखो सिर्फ डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द मेटल पे। जब तक हम मेटल को चेंज नहीं करेंगे ये वाले फैक्टर चेंज नहीं होंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करते हैं फोटोन की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी पे और नेचर ऑफ द मेटल पे भी। अगर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। और अगर फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो और अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फिर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे। अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करने में खर्च होती है, तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगी और रोकने के लिए पोटेंशियल भी कम चाहिए। और अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, जो बाकी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी, तो फिर उसको रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज़्यादा चाहिए होगा। यानी वर्क फंक्शन बढ़ने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होता है, और वर्क फंक्शन कम होने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो वर्क फंक्शन बढ़ने से या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होता है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। अब हम 3 केस डिस्कस करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, या एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, या वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से कम हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी लाइट मारने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे और करंट भी फ्लो करेगा, और उनको रोकने के लिए पोटेंशियल भी रिक्वायर्ड होगा और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी अब ना करंट ज़ीरो होगा, ना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो होगा, और ना ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर हो तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी और फोटोन की वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ के बराबर हो जाएगी। अब लाइट मारने से इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। और तीसरे केस में अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए तो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी और वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाएगी। इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, स्टॉप करने के लिए कोई पोटेंशियल नहीं चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।